सेटल हो जाइए बच्चों जल्दी से, फिर डिस्कशन शुरू करते हैं हम लोग। हेलो सर। हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। एकदम बढ़िया बच्चे, आप कैसे हो? क्या बढ़िया सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं बच्चों डिस्कशन। तो कल जो अच्छा, ओके ओके। बच्चों डीपीपी 1 सॉल्व होने लायक थी क्या अपने कल के डिस्कशन के बाद से, वर्क एनर्जी पावर की? देखिए आप लोगों ने डीपीपी? अच्छा, इस चैप्टर के भी नहीं शेयर हुई है क्या? हेलो सर। अच्छा अच्छा, हेलो सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया बच्चे। आप बताइए। हाँ, कुछ क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएंगे, सही बात है। ठीक है, आज की क्लास के बाद हो जाएंगे। हाँ बोलिए बेटा। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए। सर डिग्री पहले का तीसरा। गुड मॉर्निंग। अभी नहीं हो पाएगा बेटा, आज आज के बाद हो जाएगा ना। ग्राफ वाले सवाल अभी मैंने बताया हूँ, बता दूंगा आज। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। चलिए, हाँ हाँ बोलिए, बोलिए बेटा। किसी किसी से नहीं मिलवाने के लिए कहा था, किससे मिलवाऊंगा भैया? क्या बोल, किससे मिलवाऊंगा मैं? होम सेटअप। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, शुरू करते हैं बच्चों आज की कहानी। ठीक है, आ जाइए जल्दी से। बच्चों कल की क्लास में मैं थोड़ा सा आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूं, कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया था। तो कल की क्लास में बच्चों हम लोगों ने वर्क डिफाइन किया था, ठीक है ना? वर्क डिफाइन किया था, और हम लोगों ने वर्क कैसे डिफाइन किया था? वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। बिल्कुल। तो ये बच्चों वेक्टर एफ डॉट एस में एस क्या था बच्चा? एफ तो फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, हाँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अच्छा बच्चों, ये वेरिएबल फोर्स के लिए फॉर्मूला लगाते थे या कांस्टेंट फोर्स के लिए? कांस्टेंट के लिए, ठीक है। तो बच्चों फिर कांस्टेंट फोर्स के हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे जहां पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा था। अच्छा, इस फॉर्मूले को फिर मैंने कहा था कि बेटा आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा, है ना? और इसको दो तरीके से समझा जा सकता है कि भाई एक हो जाए एफ कॉस थीटा इंटू एस, और एक हो जाए एस कॉस थीटा, हाँ एस कॉस थीटा इंटू एफ। तो एस कॉस थीटा इंटू एस मतलब फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग इंटू डिस्प्लेसमेंट। एस कॉस थीटा इंटू एफ का मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। तो दोनों में से कोई भी चीज बच्चों आपको यूज करनी पड़ सकती है, सवाल पे डिपेंड करता है कि क्या आप यूज करेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि यही दोनों से फॉर्मूले से रिजल्ट आएगा, सीधा सीधा एफ एस कॉस थीटा यूज करेंगे तो इससे भी आंसर आ जाएगा। तो सवाल, हाँ थीटा पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। अब कौन सा जल्दी रिजल्ट देगा बच्चों, वो आपको सवाल पढ़ के समझ में आना चाहिए। मैंने एग्जांपल्स भी ले लिए थे इनके। फिर बच्चों ये डिस्कशन हुआ कि जैसे एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हो किसी ऑब्जेक्ट पे, मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हो, जैसे F1 हो, F2 हो, है ना, F3 है। तो जैसे टोटल वर्क डन पूछा जाए तो आप इंडिविजुअल फोर्स का वर्क डन निकाल के जोड़ दीजिए, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि नेट फोर्स निकाल के डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट ले लीजिए। एक जैसे F1 का वर्क डन है वो F2 पे डिपेंड नहीं करेगा, F1 का वर्क डन केवल F1 पे डिस्प्लेसमेंट, और F1 और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा बच्चों, फिर मैंने ये भी बताया था कि वर्क डन तुम्हारा जो है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बोलिए ठीक है ना? यस सर। और पॉजिटिव के लिए कंडीशन क्या बताई थी कि एंगल कितना होना चाहिए? हाँ, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक होना चाहिए। नेगेटिव के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? 90 से, हाँ 90 टू 180 डिग्री होना चाहिए एंगल। और जीरो के लिए कितना होना चाहिए थीटा? हाँ 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये बच्चों कुछ बेसिक बेसिक से कल का डिस्कशन था। उसके बाद जाने से पहले बच्चों हम लोगों ने एक वेरिएबल फोर्स का भी वर्क डन कैलकुलेट किया था, जहां पे हमने कहा था कि एक फोर्स है जो कुछ x का फंक्शन है ना, ये कुछ भी हो सकता है, 10 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, कुछ भी फंक्शन ऑफ x हो सकता है। और आपसे वर्क डन पूछ दिया जाए कि बताओ वर्क डन क्या होगा फॉर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर 3, है ना? कुछ भी आपको ऐसा फंक्शन दे देगा, उसके लिए आपका वर्क डन पूछ देगा।
ठीक है, यहां तक का बच्चों डिस्कशन हो चुका था। आज की क्लास में कुछ और वेरिएबल फोर्सेस के वर्क डन कैलकुलेट करना सीखेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं बच्चों कहानी। उससे पहले कुछ सवाल ले लेता हूं मैं, जो कल के ही डिस्कशन पे बेस्ड हैं। ठीक है बच्चों, इस सवाल करिए तो एक बार। 1 मिनट का समय है, आंसर आ जाए तो डिस्टर्ब मत करिएगा किसी को। हो गया सर। ओके, हो गया सर। Yes, sir. सब ओके। बच्चों वेट करते हैं थोड़ा, कुछ बच्चे और कर लें, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। 1 मिनट तक वेट करते हैं। ओके, सबका डी आ रहा है बच्चों? यस सर। ठीक है बच्चों, आखिरी 10 सेकंड जो लोग कर रहे हैं थोड़ा सा जल्दी कर लीजिए। 35 आ रहा है, 135। ठीक है बच्चों, देखिए लगभग लगभग उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों का हो गया होगा। फोर्स दिया है 0 से 5 के लिए वर्क डन पूछा है। तो बच्चों देखिए कांस्टेंट फोर्स तो है नहीं, वेरिएबल फोर्स है। तो वर्क डन आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। एफ हो गया बच्चों 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर और dx। ठीक है, और लिमिट जाएंगी 0 से लेकर 5 तक जा रहे हैं, तो 0 से लेकर 5 जाएंगे। सबको इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों, 7x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। बच्चों इंटीग्रेशन के बाद यही बना है ना तुम लोग कभी। लिमिट्स रख दीजिए 0 से लेकर 5। देखिए 0 रखेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो 35 माइनस 25 प्लस 125 है ना, तो ये घट के 100 बचेगा, 135 जूल आंसर आ जाएगा। चौथा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कितने बच्चों का सब आ गया था? हाथ उठा दीजिए बच्चों एक बार तो। क्या बात है बच्चों, इस तरह के सवाल आप लोगों को परेशान तो नहीं करेंगे ना? अब बच्चों नीट 2019 या मैं थोड़ा सा साल भूल गया हूँ, 2018 या 2019 में फोर्स दिया हुआ था और फोर्स y के साथ चेंज हो रहा था। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ, शायद वो सवाल लिया होगा मैंने, लिया होगा तो करा दूंगा। तो उसमें फोर्स जो है y के साथ चेंज हो रहा था। ठीक है, और वर्क डन कैलकुलेशन के लिए आपसे पूछ लिया था, तो बच्चों तो भी हो जाएगा। जैसे मैं बता देता हूँ एग्जैक्टली, शायद सवाल कुछ इस तरह से था कि फोर्स F बराबर 10 माइनस कुछ 2y या 3y कुछ ऐसा दिया हुआ था, और पूछ लिया था कि फाइंड वर्क डन फ्रॉम y बराबर 0 टू y बराबर लेट्स से कुछ भी ले लेते हैं, 5 ही ले लेते हैं। तो मुझे एग्जैक्ट सवाल तो नहीं याद है बच्चों, पर यही फॉर्मेट था। तो ये हो जाएगा ना बच्चों आप लोगों से? बोलिए, है ना? अच्छा, इसमें 10 माइनस 2y, तो इस बार जो है वर्क डन ऐसा लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ हाँ, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट्स लगा देंगे 0 से लेकर 5 तक। बोलिए हो जाएगा? बस हाँ, इतना ही। क्या नोट करना चाहते हैं आप? ये तो कल का डिस्कशन है बेटा, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। कल के नोट्स में आपका सब कुछ ही अवेलेबल है, कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं। ये मैंने जो कल पढ़ाया है बस एक ओवरव्यू दे रहा था कि ये चीजें हो चुकी हैं। अच्छा बच्चों, आज देखिए क्या करना है। अब आज हम लोग देखेंगे कि अगर फोर्स दोनों एक्सेस में चेंज हो रहा हो, मतलब एक्स में भी चेंज हो रहा हो, वाई में भी चेंज हो रहा हो, तो कैसे डील करना है। मान लीजिए बच्चों मैं एक ऐसा सवाल ले लूं, तो ये मतलब सवाल के ही फॉर्म में बच्चों कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। मान लीजिए फोर्स कुछ ऐसा है, फोर्स कुछ ऐसा है जहां पर एक्स में भी चेंज हो रहा है फोर्स और वाई में भी चेंज हो रहा है, इस तरह से, है ना, 2x आई कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप। तो केवल x में ही नहीं चेंज हो रहा है, y में चेंज हो रहा है। और आपसे सवाल में पूछ दिया जाए फाइंड वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1, 1 टू 2, 4। ठीक है, आपसे सवाल में पूछ दिया कि वर्क डन बताइए 1, 1 से 2, 4 के लिए कितना होगा। तो बच्चों ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ बच्चों को शायद आता हो, बहुत बढ़िया बात है। जिनको नहीं आता है, एक बार ध्यान से देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों इसमें आप लिखेंगे, चूंकि फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, फोर्स वेरिएबल, तो आपको इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा और आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर एफ डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, कुछ इस तरह से। अच्छा, डी आर वेक्टर बच्चों देखिए आप कैसे लिखेंगे। डी आर वेक्टर का मतलब होता है जो आर वेक्टर है उसका छोटा सेगमेंट, है ना।
तो dr वेक्टर बच्चों इस तरह से लिखा जाएगा dx i कैप प्लस dy। dr वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का बहुत छोटा सा एलिमेंट। तो पोजीशन वेक्टर बच्चों x कंपोनेंट और y कंपोनेंट से बनता है ना, तो dr वेक्टर बनेगा dxi और dyj से। तो कुछ ये सिचुएशन होगी। तो आप यहाँ पे dr वेक्टर रख दीजिए और फोर्स वेक्टर रख दीजिए। तो फोर्स वेक्टर है बच्चों हमारे पास 2xi कैप प्लस 3y स्क्वायर j कैप। अब इसका डॉट लेना है बच्चों dr वेक्टर से। dr वेक्टर है हमारे पास dxi कैप प्लस dy j कैप। अब बच्चों जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या बन जाता है, देखिए 2 आई कंपोनेंट मल्टीप्लाई होता है तो 2x dx हो जाएगा और 3y स्क्वायर dy हो जाएगा, है ना। एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाई वाई कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई, तो 3y स्क्वायर dy हो जाएगा। दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए बच्चों। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन के बाद बन जाएगा बच्चों वाई क्यूब। ठीक है, तो आपके पास ये बनेगा। अब जब लिमिट्स लगाना है बच्चों, तो आप देखिए एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हुआ है और वाई में कहां से। जैसे एक्स देखिए 1 से 2 जा रहा है, तो आप एक्स में 1 से 2 लगा दीजिए, और वाई में बच्चों इसी प्रकार से आप क्या लगाएंगे बताइए। वाई एक्सिस में कहां से कहां जा रहा है, देखिए 1 to 4 लगा दीजिए। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, लोअर लिमिट 1 प्लस 4 का क्यूब हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 64 और माइनस, बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों देखिए कितना बन जाएगा 63 और 66। बोलिए सही है ना। तो ऐसे भी सवाल आए जहां पे जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में फोर्स चेंज हो रहा हो, तो भी बच्चों वर्क डन निकालना कोई बड़ी बात नहीं। आप dx i कैप dy j कैप मानिए और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। और अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आपको बताऊं, ये तो कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन हो गया, ठीक है। और अगर आप सिंप्लीफाइड में डायरेक्ट वर्क डन लिखना चाहते हो तो आप ऐसा लिख देना, जैसे ही आपने देखा कि यार यहाँ पे जो वर्क डन है, जो फोर्स है वो एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों में चेंज हो रहा है, तो आप डायरेक्ट यहां से शुरुआत करो कि वर्क डन बराबर जो एक्स कंपोनेंट है उसको dx लिख दो सीधा सीधा, जो y कंपोनेंट है उसे साथ dy लिख दो, झंझट खत्म dr लिखने की। ये कंसेप्चुअल डिस्कशन है, एक्चुअल में मैथ्स ऐसे वर्क करती है, ये प्रॉपर डिस्कशन है। बाकी आप चाहो तो शुरुआत यहां से कर सकते हो कि एक्स वाले कंपोनेंट को एक्स के साथ इंटीग्रेट, y कंपोनेंट को y के साथ इंटीग्रेट, एक्स वाले कंपोनेंट में जो चेंज हो रहा है वो देखो, जैसे 1 से 2 हो रहा है तो 1 से 2 लगा दो, y कंपोनेंट में 1 से 4 हो रहा है 1 से 4 लगा दो, सीधे इंटीग्रेट करके आंसर। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों आप सभी को? बोलिए। इस तरह के सवाल आएंगे तो कर लेंगे आप, नोट कर लीजिए, फिर मैं प्रैक्टिस के लिए देता हूँ आपको। लिख लीजिए। हम्म हम्म ax का मैं आज ग्राफ वाले सवाल कराऊंगा तो उससे फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए z वाले का तो कोई महत्व रहेगा नहीं, क्योंकि फोर्स तुम्हारा z में कुछ है नहीं, फोर्स z कंपोनेंट का 0 है ना इस सवाल में, बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दे, कोई मतलब नहीं ना, क्योंकि फोर्स 0 है z कंपोनेंट का ना। लेकिन अगर z कंपोनेंट भी होता तो फिर उसको इंक्लूड करते हैं ना फिर। अच्छा जैसे अगर इसमें मान लीजिए z कंपोनेंट होता, एक समझाने के लिए कि कुछ ऐसा लिखा होता, मान लीजिए z क्यूब j कैप, z क्यूब j कैप ऐसा लिखा हो, तो फिर कुछ नहीं बच्चों, एक और टर्म लिख देते, फिर ऐसा लिख देते z क्यूब dz, है ना। तो x कॉम सॉरी k कैप आएगा, हाँ z क्यूब k कैप। तो बस एक टर्म और ऐड हो जाता कि z क्यूब dz आ जाता, है ना। तो x y x के साथ इंटीग्रेट, y के साथ, z के साथ इंटीग्रेट, और लिमिट और लग जाती। मान लीजिए मैं इसमें दे देता कि जो चेंज हो रहा है वो 1,1,1 से 2,4,6 हो रहा है, तो z में बच्चों लिमिट्स क्या लगाते फिर आप इस केस में, 1,1,1 से 2,4,6 क्या लगाते बच्चों,
1 to 6। बोले ठीक है ना? तो अगर z कंपोनेंट भी होगा तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा वो भी। चलिए बच्चों, एक सवाल दे देता हूं मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। सारे बच्चे कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। चलिए एक सवाल देता हूं बच्चों इसी में, जहां पे फोर्स चेंज हो रहा होगा x, y और z तीनों के साथ, ठीक है, और आपको सॉल्व करना उसको। तो बच्चों मान लीजिए सवाल दिया हुआ है जहां पे फोर्स F बराबर x प्लस 2 आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस 2z के कैप, और बच्चों वर्क डन आपको बताना है क्या होगा फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0 1 1 2 1 2 4। बच्चों आंसर आ जाए, किसी का भी आ जाए तो बता सकते हो आप। ओके, आंसर बता सकते हो बच्चों जिसका भी आ जाए। 119/6। बाकी बच्चों का 119/6 ही आ रहा है। ओके देखिए बच्चों, अब इसका वर्क डन आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए जरा ध्यान से। तो वर्क डन बराबर हो जाएगा, x कंपोनेंट को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए तो x प्लस 2 dx, और लिमिट्स लग जाएंगी x वाली तो 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। y वाला इंटीग्रेशन होगा तो y स्क्वायर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, लिमिट जाएंगी 1 से 2, और z वाला z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, लिमिट्स जाएंगी 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। तो x प्लस 2 का इंटीग्रेशन बन जाएगा बच्चों x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, लिमिट 0 से 1, प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन बनेगा बच्चों वाई क्यूब बाई 3, लिमिट्स 1 से 2, प्लस 2z dz का इंटीग्रेशन बनेगा z स्क्वायर, लिमिट जाएंगी 1 से 4। बच्चों अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा 1/2 प्लस 2, लोअर लिमिट 0, प्लस ये बचेगा बच्चों 2 क्यूब बाई 3 यानी 8/3 माइनस 1/3 प्लस z स्क्वायर मतलब 16 माइनस 1 15, ठीक है। तो बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5/2 प्लस 8/3 माइनस 1/3 7/3 प्लस 15, एलसीएम ले लेते हैं बच्चों 6, तो 2 3 15, 3 2 14 90, ठीक है। तो बच्चों 119/6 ही सही है, सही है ना बच्चों? कितने बच्चों का आ गया था 119/6? क्या बात है, क्लियर है ना बच्चों सबको? ठीक है, इसमें बच्चों मैं अब प्रैक्टिस के लिए और ज्यादा सवाल नहीं लेता हूँ, बड़े आसान से होते हैं, सिंपल है। अगर x y और j है तो x का कंपोनेंट को x के साथ इंटीग्रेट कर दीजिए, y को y के साथ इंटीग्रेट कर दीजिए, z को z के साथ,
और जो सवाल में जिस हिसाब से लिमिट रखी है उस हिसाब से लिमिट रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। ठीक है, एक और कैटेगरी देखिए बच्चों, ये तो हो गया कि भाई x के साथ x चेंज हो रहा है और y के साथ y चेंज हो रहा है। पर बच्चों ऐसे भी सवाल आ सकते हैं जहां पर i कंपोनेंट के साथ x y का मिक्सचर हो। ये अच्छा नोट कर लिए इसको, फिर मैं समझाता हूं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे ये वाले सवाल तो बड़े सिस्टमैटिक थे कि जो i कंपोनेंट है उसके साथ x का फंक्शन है, जो j कंपोनेंट है उसके साथ y का फंक्शन है, जो k कंपोनेंट है उसके साथ z का फंक्शन है। पर हमेशा ऐसा रहे ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ सवाल ऐसे आ सकते हैं बच्चों जहां पर i का कंपोनेंट जो होगा वो मिक्सचर होगा x और y का, j का कंपोनेंट मिक्सचर हो x y z का, k का कंपोनेंट मिक्सचर हो x y z का। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों एकदम सॉर्टेड है। ठीक है, तो उसको कैसे डील करना है वो भी देख लेते हैं एक बार। ध्यान से देखिए बच्चों बोर्ड पे, मान लीजिए मैं जैसे आपको एक फोर्स का फंक्शन लिख दूं, F बराबर लिख दूं बच्चों x y स्क्वायर i कैप प्लस बच्चों एक सेकंड है ना, मुझे बस चेक कर लेने दीजिए सही लिखा है। मान लीजिए बच्चों आपके साथ ऐसा फोर्स दिया हुआ है और आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए वर्क डन कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम 1,1 टू 2, ऐसा कुछ सवाल में दिया गया है कि एक फोर्स है, इसका वर्क डन बता दीजिए कितना होगा फॉर 1,1 टू 2,4। तो बच्चों इसमें चूंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इन्वॉल्व है, तो हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर एफ डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है। अब डी आर वेक्टर बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो जब आप वेक्टर एफ लिखेंगे एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 ए कैप, और इसका आप डॉट लेंगे डी आर वेक्टर के साथ डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। बच्चों इसमें थोड़ा सा आपको सुनना पड़ेगा, मतलब एक बार आप समझ जाओगे तो बहुत आसान है, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा आपको सुनना पड़ेगा ध्यान से। अब बच्चों इसमें आप जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 डी वाई, ये बन जाएगा बच्चों, है ना। और अब इसको इंटीग्रेशन करना बच्चों देखिए आसान नहीं है, क्योंकि ये मिक्सचर है एक्स वाई का और इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और बच्चों ये मिक्सचर है आपका एक्स वाई का और इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू वाई। बट बच्चों मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये दोनों चीज, ये है डी ऑफ, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये जो लिखा हुआ है ना, मुझे बस एक सेकंड के लिए मौका दीजिए, एक सेकंड। तो थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ वाई कॉम्पोनेंट, हाँ पार्शियल इंटीग्रेट। अब बन जाना चाहिए एक्स स्क्वायर वाई जे का। हाँ बच्चों इसमें ये भी है कि कोई भी फंक्शन आप नहीं लिख सकते हो, है ना। मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे आप लोग चेक कर पाओगे, जो मैं कर रहा था वो चीज आपको भी बता दूंगा। ठीक है, हर एक फंक्शन इंटीग्रेट होगा, हर एक फंक्शन मतलब ऐसे सॉल्व होगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, क्या कंडीशन होगी उसका मैं आपको बता देता हूँ अभी। जैसे ये एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स बन जाएगा और एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बन जाएगा, इधर मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर वाई जे कैप। तो एक्चुअल में ये जो फंक्शन लिखा हुआ है बच्चों, है ना, अभी भी मुझे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि मैंने सही लिखा है कि नहीं। ये जो बन जाएगा ये बन जाएगा डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, एक सेकंड बच्चों मुझे चेक करने दीजिए। ठीक
तो ये बच्चों ये जो इंटीग्रेशन लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है ये डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है सर समझाइए थोड़ा सा, मैं बताता हूँ आपको। और आप यहां से अचानक इस स्टेप में कैसे बच गए वही बताता हूँ। पहले मैं आपको ये प्रूव करा दूं कि भाई ये जो चीज है वो डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई, डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 लिखा हुआ है। ये चीज जो है वो डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 लिखा हुआ है। पहले ये प्रूव कर लेते हैं, फिर यहां से ये स्टेप कैसे पहुंचना है वो भी बताता हूँ। तो जो देखिए डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 है इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 का मतलब क्या हो गया कि हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो बच्चे जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले आप x के मतलब जैसे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो पहले आप y को कांस्टेंट मानिए, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो बेटा अगर मैं y को कांस्टेंट मानता हूं और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो 2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, और y को कांस्टेंट मानना है तो y भी बाहर आ जाएगा, y स्क्वायर है ना, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x, और चूंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो d। तो जो यहां से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा x y स्क्वायर dx। देखते हैं पहला टर्म हमारा वही है क्या, देखिए x y स्क्वायर dx पहला टर्म यही है। फिर प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं बच्चों, एक को पहले कांस्टेंट मानते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, फिर दूसरे को कांस्टेंट मानते हैं फिर डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने y स्क्वायर बाई 2 को कांस्टेंट माना था, तो अब x स्क्वायर बाई 2 कांस्टेंट होगा और बाहर आ जाएगा। तो देखिए x स्क्वायर बाई 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2y dy। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो दूसरा वाला जो टर्म बच रहा है वो बच रहा है एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। तो देखिए दूसरा वाला टर्म एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो चीज है इसको लिखा जा सकता है डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जैसे हम लोग आपसे बोलते हैं कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स बताओ कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स आप बोल देते हो कि सर एक्स होगा, है ना। उसी तरह से बच्चों अगर मैं तुमसे पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ dx y कितना होगा तो आप बोल दोगे एक्स वाई। ठीक है, उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ dx स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 कितना होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 ये जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस फोर्स का जो वर्क डन आएगा वो होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स कहां से कहां जा रही हैं, 1 से 1 2 2 4, तो 1 to 1 2 4। तो पहले आप अपर लिमिट रख दीजिए 2 4। तो बच्चे जब आप अपर लिमिट रखेंगे तो ये बन जाएगा x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, y की जगह 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट 1 1 तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए बच्चों यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 इंटू 2 32, 32 माइनस हाफ 32 माइनस 1 बाई 2, तो बच्चों ये बन जाएगा 31.5। ठीक है, फिर से समझाता हूं ध्यान से सुनिए। पिछले सवाल में बच्चों देखिए चीजें आसान थी क्योंकि x के साथ मतलब i कंपोनेंट के साथ x का फंक्शन था, j के साथ y था और k के साथ z था, बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी बन सकते हैं जहां पे i के साथ फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो, मतलब i के साथ मिक्सचर हो एक्स वाई का, j के साथ मिक्सचर हो एक्स वाई का। ठीक है, उन सवालों को कैसे डील करना है, तो ये तो मैंने आपको बच्चों पूरा बता दिया कि मैथ्स में क्या होगा कि जैसे आप डॉट प्रोडक्ट लोगे, ये जो चीज है ये डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 है, तो जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है डी ऑफ एक्स वाई का इंटीग्रेशन एक्स वाई होगा, तो डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 होगा। लेकिन आपको जो तकलीफ होगी बच्चों की, यहां तक तो आप पहुंच जाओगे सारे, क्योंकि एक्स एक्स कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाई करना, वाई वाई कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाई करना, यहां तक पहुंच जाओगे। लेकिन यहां से ये वाला स्टेप कि भाई ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो लिखा है वो डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 है, तो ध्यान से सुनिए बच्चों उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है बच्चों जो अभी मैं बताने वाला हूं। ये जो पहला टर्म लिखा हुआ है, जो पहला टर्म लिखा हुआ है, ठीक है, यानी जो कंपोनेंट ऑफ एक्स है बच्चों, इसको आप पार्शियली इंटीग्रेट करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जो कंपोनेंट ऑफ जे है उसको पार्शियली इंटीग्रेट करिए विद रिस्पेक्ट टू वाई। जैसे जो कंपोनेंट ऑफ एक्स है यानी एक्स वाई स्क्वायर, इसको बच्चों मुझे पार्शियली इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जो
जे कॉम्पोनेंट है, इसको पार्शियली इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो अगर मैं इसको पार्शियली इंटीग्रेट करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बेटा देखिए अगर आप पार्शियली इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वाई हो जाएगा कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट चीज है बच्चों वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी, वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, विद इन ब्रैकेट बचेगा, विद इन इंटीग्रेशन बचेगा एक्स डीएक्स। तो एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इसी तरह से बच्चों अगर आप इसको इंटीग्रेट करिए, है ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और वाई डीवाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2। तो अगर आप बच्चों देखिए x कंपोनेंट का पार्शियल इंटीग्रेशन और y कंपोनेंट का पार्शियल इंटीग्रेशन, आपको दोनों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 आ रहा है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये परफेक्ट डिफरेंशियल फंक्शन है, ठीक है, और इसका वर्क डन कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। मैं बच्चों फोर्स का ऐसा भी फंक्शन लिख सकता हूं जहां पे इस वाले को पार्शियली इंटीग्रेट करने पे और इस वाले को पार्शियली इंटीग्रेट करने पे सेम चीज ना मिले। अगर सेम चीज नहीं मिलेगी इसका मतलब उसका वर्क डन कैलकुलेट नहीं कर सकते। यहां पे देखिए सेम चीज मिल रही है बच्चों, है ना, तो इसका वर्क डन कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। और इसके जो वर्क डन का आंसर आएगा बच्चों वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 ही आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर जैसे आप इसको इंटीग्रेट करें, इसका पार्शियल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2, इसका पार्शियल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2, तो जो वर्क का आंसर बनेगा वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 ही बनेगा, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 ही वर्क का आंसर बना, फिर आपको लिमिट्स रख देनी, अपर लिमिट लोअर लिमिट, और सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आएगा। अच्छा बच्चों मैंने अभी कहा कि अगर ये दोनों सेम नहीं बनता है तो उसका वर्क डन कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं बच्चों, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको ये भी निकालना पड़ेगा कि जैसे 1,1 से 2,4 तक जा रहा है तो फिर वो कौन से पाथ से जा रहा है वो भी इंपॉर्टेंट होगा। तो क्या आपके लिए आ सकता है? नहीं, आपके लिए नहीं आ सकता। आपके लिए यही कंडीशन आ जाए बच्चों वो भी बहुत मतलब एक्सट्रीम है कि ये सवाल भी इस टाइप के आपके लिए आ पाए, ठीक है। चलिए अब बच्चों आप जैसे अब अगर आपको सवाल सॉल्व करना है, मान लीजिए मैं आपको ऐसा सवाल दे दूं, ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको ये पूरा प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करिए, इसको पार्शियली इंटीग्रेट करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको पार्शियली इंटीग्रेट करिए विद रिस्पेक्ट टू वाई, और चेक कर लीजिए क्या दोनों सेम आ रहा है। सेम आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो वर्क डन का आंसर हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 आएगा। सर क्या हमारे पास ऐसे सवाल आ सकते हैं क्या जिसमें सेम ना नहीं आएंगे बच्चों, है ना, क्योंकि फिर उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगी। फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि 1,1 से 2,4 तक जाने के लिए कौन सा पाथ लिया गया है, ठीक है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जैसे आप बच्चों इसको पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे एक्स के, इसको पार्शियली इंटीग्रेट करिएगा वाई के, जो मिलेगा वही आपका वर्क डन होगा। फिर आप सिंपल लिमिट रखिएगा और आंसर निकालिएगा। थोड़ा बहुत समझ में आया है या बहुत ज्यादा हो गया एक साथ? पक्का पक्का? नोट कर लीजिए, फिर एक प्रैक्टिस के लिए सवाल करेंगे, फिर क्लियर हो जाएगा। परफेक्ट डिफरेंशियल, अगर आप पार्शियली इंटीग्रेट करते हो दोनों कंपोनेंट्स को सेम मिल जाता है तो बोलते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल फंक्शन। बोलिए। नहीं नहीं, देखिए इसको आप इंटीग्रेट करेंगे ना, देखिए लॉजिक समझिए आप, 2 बार सेम आ रहा है इसका मतलब परफेक्ट डिफरेंशियल है, 2 बार लेने की जरूरत ही नहीं है। एक एक करके पूछे, रुकिए। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे ना, ये जो चीज लिखी हुई है ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 है, मतलब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप इसी लाइन पे आएंगे, ठीक है। तो देखिए गणित ऐसे काम नहीं करती कि वो तो मैंने आपको बता दिया कि दोनों सेम आना चाहिए, ठीक है। अगर ये सेम है तो परफेक्ट डिफरेंशियल है। अब 2 बार क्यों लेंगे बेटा, जरूरत ही नहीं है, क्यों 2 बार लेंगे। आप इसको डॉट प्रोडक्ट लीजिए तो आपके पास ये लाइन आ रही है। अब ये जो लाइन है वो इस चीज को अगर आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो वो यही लाइन लिखी हुई है, मतलब इस लाइन को डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 भी लिखा जा सकता है क्योंकि ये चीज और ये चीज सेम है ना, ठीक है। तो अब ऐसा लिखने की क्या जरूरत है, ऐसा लिखने की जरूरत ये है कि भाई dx का इंटीग्रेशन x होता है तो उसी तरह d ऑफ xy का इंटीग्रेशन xy होगा, तो d ऑफ x स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 का इंटीग्रेशन x स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 होगा, ठीक है। तो उसका शॉर्टकट है कि भाई आप पार्शियली इंटीग्रेट कर लो, देखो सेम आ रहा है, यही आपके वर्क डन का आंसर होगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2।
बोलिए। वही मैं उसी का आंसर कर रहा, नहीं करना है प्लस आपको, जो पार्शियली इंटीग्रेट करने के बाद आ रहा है वही वर्क डन। राइट, नहीं करना है, वही नहीं करना है। देख लो, सुन लो भाई, फिर से मैं बता रहा हूं क्यों नहीं करना प्लस। इस लाइन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई टू। इस लाइन को ना आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आप इसी लाइन पे आ जाएंगे। अब ऐसे लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो d के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ उसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो फंक्शन मिल जाएगा। जैसे dx का इंटीग्रेशन x है, d ऑफ xy का इंटीग्रेशन xy है, तो d ऑफ x स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई टू का इंटीग्रेशन x स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई टू है ना? तो जरूरत नहीं है आपको दो बार लिखने की, ठीक है? फिर से सुन लीजिए, दो बार नहीं लिखिएगा, पार्शियली इंटीग्रेट करके आप बस चेक कर लीजिए दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं। सेम आ रहे हैं मतलब वर्क डन का आंसर यही होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई टू। ओके, तो एक सवाल कर लें फिर इसी पे। लिख लिया आप सबने? ठीक। हाँ हाँ, टी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन टू है ये, ठीक है? और अगर आप इस चीज को पार्शियली मतलब इस चीज को डिफरेंशिएट करेंगे ना तो आप यहीं पे पहुंच जाएंगे, ठीक है? तो ये लाइन और डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई टू का मतलब सेम है, ठीक है? तो हाँ, तो फिर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि हो क्या रहा है। बाकी सवाल सॉल्व करने के लिए आप इसको पार्शियली इंटीग्रेट कर लीजिए, इसको पार्शियली इंटीग्रेट कर लीजिए, सेम आ रहा है तो वर्क डन का हमारा आंसर भी यही होगा, ठीक है? जैसे मैं एक सवाल लेता हूँ थोड़ा सा और उससे क्लैरिटी आएगी। मान लीजिए बच्चों, फोर्स गिवन है हमारे पास, बच्चों आपको वर्क डन बताना है कितना होगा फॉर डिस्प्लेसमेंट 0,0 2,4। सेम आ रहा है बच्चों पार्शियल इंटीग्रेट करने बाद कि नहीं आ रहा है? 64 आ रहा है? कब का 64 आ रहा है बच्चों? ठीक है बच्चों, हाँ आपको पूरा नहीं सॉल्व करना है, बस इसको पार्शियली इंटीग्रेट कर लीजिए, इसको पार्शियली इंटीग्रेट करके चेक कर लीजिए सेम है। अगर सेम है तो वही आपका वर्क डन का आंसर है। हाँ कर सकते हैं, लेकिन यार वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि वो फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बन जाएगा। देखिए, ये जो फोर्स है ना ये कंजर्वेटिव, अभी मैं आपको नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव भी पढ़ा, तो इसमें ये देखिए थोड़ा बहुत आपको अगर आइडिया हो तो कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, इनिशियल और फाइनल पे, तो आप इजिली वर्क डन कैलकुलेट कर पाओगे। अगर दोनों सेम नहीं आया, इसका मतलब फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा, तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि 0,0 से 2,4 गया
वो कौन से कर्व को फॉलो करता हुआ गया, फिर उस कर्व की इक्वेशन का यूज करके हम फोर्स में रखेंगे, फिर इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे। तो वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो हमें नहीं मतलब है, हमारे लिए कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगर आएगा तो 20 आ रहा है। चलिए, अच्छा मैं इंटीग्रेट करके बच्चों आपको दिखाता हूं। जैसे आप इसको पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट, तो बच्चों देखिए जरा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर dx। तो अगर मुझे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो y को कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, तो बच्चों y स्क्वायर बाहर आ जाएगा, x क्यूब का इंटीग्रेशन बन जाएगा x के पावर 4/4। बोलिए यही बना है बच्चों तुम लोग कभी? यस सर। अब इसको अगर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो x के पावर 4/4 कांस्टेंट आ जाएगा, और y का इंटीग्रेशन सॉरी x के पावर 4/2 कांस्टेंट आएगा, बाहर आ जाएगा, और y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y बच्चों y स्क्वायर बाई 2 हो, तो x के पावर 4 y स्क्वायर बाई 4, x के पावर 4 y स्क्वायर बाई 4। बच्चों मैच कर रहे हैं ना दोनों? तो हमारे वर्क डन का भी आंसर यही हो जाएगा, x के पावर 4 y स्क्वायर बाई 4। क्लियर है ना सबको? Yes, sir. अब लिमिट्स लग दीजिए, 0,0 से जाना है 2,4 तक, ठीक है? तो 2,4, तो बच्चों 2 के पावर 4 और 4 के पावर 2, x पे बच्चों x कंपोनेंट, y पे y वाला डिवाइडेड बाई 4, और माइनस दोनों 0 0 रखेंगे बच्चों तो 0 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 16 इंटू 4 64 आएगा बच्चों आंसर। कितने बच्चों का आ गया था, एक बार हाथ उठा दो तो। वेरी गुड, बोलिए। जैसे हाँ, फिर 2 को कांस्टेंट करके करेंगे, बिल्कुल सही बात है। हाँ, मतलब देखो जरूरत नहीं है बच्चों इसमें, फिर भी मैं एक और आपके प्रैक्टिस के लिए ले लेता हूँ, ठीक है? बिल्कुल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में आएगा, अभी मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाऊंगा, उसमें भी वही आएगा। हाँ बोलिए बेटा। हाँ कोई कुछ कह रहा था, बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। बच्चों एक और देता हूं मैं आपको सवाल, ठीक है? इसको भी आप सॉल्व करिए, जरा देखिए। वर्क डन बताना है बच्चों आपको, फ्रॉम -1,1 3,6। बोलिए बेटा, आ रही आवाज आपकी, बोलिए बोलिए। बच्चों हो जाए, आंसर बता सकते हो आप? 33/2, 53/2, ओके। बच्चों और किसी का? 53/2। बच्चों 2 बच्चों के आंसर आए और देखिए भाई, बताइए। 53/2 आ रहा है सबको? बच्चों देखिए जरा ध्यान से, अब एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे। तो पार्शियल इंटीग्रेट जैसे एक्स वाई है तो इसको एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली इंटीग्रेट करना। बच्चों पार्शियल इंटीग्रेशन में आप ध्यान रखिएगा, जो जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं उसके अलावा सारे कांस्टेंट, तो y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर y बाई 2। दूसरा बच्चों इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 dy। अब बच्चों इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dy का इंटीग्रेशन y बच जाएगा, तो x स्क्वायर y बाई 2 x स्क्वायर y बाई 2 दोनों सेम आ रहा है, यानी वर्क डन का हमारा आंसर भी x स्क्वायर y बाई 2 ही होगा। लिमिट्स लगा देंगे बच्चों, -1,1 से जाएगा 3,6 तक, ठीक है? तो 3 का स्क्वायर इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस -1 का स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। तो जो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 3 9 3 27 27 और -1/2, है ना बच्चों? तो 26.5, 26 दूनी 52, 53/2 सही है बच्चों। क्लियर है ना सबको?
कितने बच्चों का सेम आंसर आ गया था? हाथ उठाओ एक बार। वेरी गुड। और देखो बच्चों, एक और वेरिएशन बनता है। तो ये बच्चों एक्सट्रीम है, मतलब x के साथ चेंज हो रहा है तो भी आपको आता है, x के साथ चेंज हो रहा है, y के साथ चेंज हो रहा है, z के साथ चेंज हो रहा है तो भी आता है। अगर i के साथ x y है, j के साथ भी x y का फंक्शन है तो भी आपको आता है। अब मैं आपको बता दूं, आपको दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है नीट एग्जाम में, दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछ जाते हैं, एक तो कांस्टेंट फोर्स और वेरिएशन x के साथ, है ना। बहुत कम चांसेस हैं कि आज के जो दो केसेस पढ़ाए हैं उस पर सवाल आए, बहुत कम चांसेस है। अगर आ गए तो बच्चों आप फिर भी सॉल्व कर सकते हो। एक और केस बच्चों जहां पे फोर्स का वेरिएशन देखना है, बदल दूं स्लाइड, बोलो। देखो बच्चों, एक और केस है जहां पे फोर्स टाइम के साथ चेंज हो रहा हो। अभी तो हम लोगों ने देखा कि एक्स के साथ चेंज हो रहा है, वाई के साथ चेंज हो रहा है। अब अगर फोर्स टाइम के साथ चेंज हो रहा हो तो कैसे डील करना है, देखिए जरा ध्यान से। एक सवाल की मदद से बच्चों आपको समझाता हूं क्या क्या करना पड़ेगा, देखिए आप। तो अगर फोर्स टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं कि F बराबर हमें दे दिया है अंडर रूट टी, फोर्स बराबर रूट टी न्यूटन, ऐसा फोर्स चेंज हो रहा है जहां पे टी सेकेंड्स में है। एक ब्लॉक का मास दे दिया गया है 2 किलोग्राम और आपसे पूछ दिया गया कि बताइए वर्क डन कितना होगा इस फोर्स का फ्रॉम t बराबर 2 टू t बराबर 4 सेकेंड, t बराबर 2 से लेकर t बराबर 4 सेकेंड के बीच में ये फोर्स कितना वर्क डन करेगा। तो बच्चों आप वर्क डन का फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है तो आप लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx, तो f dx ऐसा आप इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक। अब बच्चों इसमें हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो फोर्स लग रहा है रूट टी न्यूटन, ये समय के साथ चेंज तो हो रहा है लेकिन इसकी डायरेक्शन हमेशा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ना, तो पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेस हो रहा है, तो रूट टी न्यूटन है। अब बच्चों इसमें दिक्कत ये है कि जो फोर्स है वो टाइम का फंक्शन है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स का फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं होगा। तो आपके पास दो चॉइस है, या तो आप फोर्स को एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकाल लें, या तो डिस्प्लेसमेंट को, ये जो dx है डिस्प्लेसमेंट है, इसे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख लें, है ना, तो ही इंटीग्रेशन पॉसिबल है। यहां पे तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। तो देखिए बच्चों, करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग चेंज कर देंगे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कैसे चेंज करेंगे जरा देखिए ध्यान से। फोर्स बराबर दिया है रूट टी, तो बच्चों ध्यान से देखिए, अगले सवाल में आपको यही करना पड़ेगा। F बराबर रूट टी, फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास है बच्चों 2 किलो और एक्सेलरेशन a मान लेते हैं, ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1/2 रूट टी, ठीक है। अब एक्सेलरेशन को लिख दीजिए dv बाई डी टी, dv बाई डी टी बराबर 1/2 रूट टी, इधर भेज दीजिए बच्चों, तो dv बन जाएगा 1/2 अंडर रूट टी टाइम्स डी टी, ठीक है, ये dv बन जाएगा। अब आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों साइड। क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं सर? ताकि हम वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल पाए। तो जो आप इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए t बराबर 0 पे, अच्छा ये सवाल में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि पार्टिकल जब आप मोशन देख रहे हो तो उसकी स्पीड क्या है। तो मैं इस सवाल में बच्चों मान लेता हूं कि t बराबर 0 पे जो पार्टिकल की स्पीड थी वो 0 थी, मतलब पार्टिकल रेस्ट पर से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो t बराबर 0 पे स्पीड 0 एट एनी टाइम t, लेट्स से स्पीड इज v। तो बच्चों आप लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो ये v बन जाएगा, ठीक है। राइट साइड इंटीग्रेट करेंगे, देखिए 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। रूट टी का इंटीग्रेशन बच्चों कोई बता सकता है, टी इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे अंडर रूट टी डी टी को? टी का 1/2 वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चों देखिए, हाँ, टी के पावर 1/2 मान लेंगे तो x के पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो t की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1। देखिए बच्चों ये बन जाएगा 1/2 और ये बन जाएगा t के पावर 3/2 और नीचे बन जाएगा 1 + 1/2 3/2, तो ये बन जाएगा 2/3। बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और जो v की वैल्यू है ये आ जाएगी 1/3 t के पावर 3/2, ठीक है। ये v की वैल्यू आ गई। अभी भी डिस्प्लेसमेंट कहीं नहीं है,
तो बेटा देखिए v को हम लोग लिख सकते हैं ना, v को लिख सकते हैं dx by dt, बिल्कुल। तो v को लिख देंगे बच्चों dx by dt, तो dx by dt बराबर हो जाएगा 1/3 t के पावर 3/2। बेटा यहां से देखिए dx की वैल्यू आ जाएगी 1/3 t के पावर 3/2। अब देखिए dx, अच्छा 1/3 t के पावर 3/2 और dt भी उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए बच्चों, अब हम लोगों ने जो डिस्प्लेसमेंट था उसको टाइम का फंक्शन बना लिया। तो ये जो पूरा प्रोसेस किया गया बच्चों, उसका ऑब्जेक्टिव केवल यही है कि आप ये जो dx है उसको टाइम का फंक्शन बना लीजिए, ठीक है। अब ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट टी, dx की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1/3 t के पावर 3/2 dt, ठीक है। तो अब 1/3 चूंकि कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा बच्चों t के पावर 3/2 और t के पावर 1/2, तो ये बच्चों मिलके टी स्क्वायर बन जाएगा, है ना, टी स्क्वायर dt 3/2 प्लस 1/2, है ना। तो टी स्क्वायर dt बन जाएगा। और समय कहां से कहां पूछा गया बच्चों, 2 से लेकर 4 के बीच में पूछा। देखिए 1/3 अपर लिमिट रखेंगे तो 4 का स्क्वायर, सॉरी 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 सॉरी, इंटीग्रेट भी तो करना, टी की पावर 3 आएगा, 3/2 प्लस 1/2 कर देंगे ना, तो टी स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन आ जाएगा बच्चों t³/3, t³/3, और ये 3 मिलके बन जाएगा 1/9 t³। लिमिट्स लगा दीजिए 2 से लेकर 4 तक, तो 1/9। अपर लिमिट बच्चों 4³ कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, माइनस 2³ बच्चों 8, है ना। तो 1/9, 64 माइनस 8 कर देंगे तो 56 आ जाएगा, है ना। तो 56/9 हमारा आंसर आ, इतने जूल। समझ में आया बच्चों क्या किया है, बोलो। Yes. तो जब भी फोर्स अगर समय के साथ चेंज हो रहा है, तो बेटा आप जैसे ही आप वर्क डन निकालने जाएंगे वेरिएबल फोर्स के लिए, उसमें आप फंस जाएंगे क्योंकि इंटीग्रेट नहीं हो सकता है। तो dx को टाइम का फंक्शन लिखना पड़ेगा। उसके लिए प्रोसेस क्या है, पहले एक्सेलरेशन निकालो, फिर वेलोसिटी निकालो, और वेलोसिटी को dx बाई dt करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, फिर से इंटीग्रेट करो, तब जाके आएगा। तो लंबा प्रोसेस है, लेकिन यही एक तरीका है करने का। नोट कर लीजिए बच्चों, फिर इसी पे एक सवाल करेंगे। बोलिए बेटा। राइट, ये देखिए रूट टी का मतलब हो गया टी के पावर 1/2, है ना। तो जब आप दो नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं जिनके बेस सेम होते हैं तो पावर्स जुड़ जाती हैं। तो 3/2 और 1/2 जोड़ेंगे आप, तो ये बन जाएगा टी के पावर 4/2, 4/2, तो यहाँ से टी स्क्वायर और फिर हम्म, ठीक। बच्चों स्लाइड चेंज करूं, सवाल लिखूं फिर एक, लिखिए लिखिए।
हो गया सर। ठीक है बच्चों, चेंज कर रहा हूं और मैं एक सवाल लिख रहा हूं, तो देखिए जरा ध्यान से। फोर्स दिया हुआ है, फोर्स F बराबर 2T और ब्लॉक का मास है 2 kg। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। फाइंड वर्क डन फॉर t is equal to 0, t is equal to 3 seconds। एटी 1/4। ओके ओके ठीक। देखिए बच्चों, अब इसको भी करेंगे, आप इंटीग्रेशन करने जाएंगे। वर्क डन चूंकि वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल है, तो वर्क डन आप ऐसे लिखेंगे 2t इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये x है और ये टाइम है, तो इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो हमें x को जो है चेंज करना पड़ेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो उसके लिए आप लिख लिए F बराबर ma, तो 2t बराबर 2 इंटू एक्सेलरेशन, मास 2 किलो है। ठीक है, तो a बराबर t आएगा, तो dv बाई dt बराबर t लिख दीजिए, तो dv बराबर आ जाएगा t dt। क्या दोनों साइड इंटीग्रेट करिए, t बराबर 0 पे 0 क्योंकि पार्टिकल रेस्ट पर से स्टार्ट कर रहा है। एट एनी टाइम t स्पीड इज v। लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेट करेंगे बच्चों v बन जाएगा, राइट हैंड साइड इंटीग्रेट करेंगे t स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा। और v को लिख सकते हैं बच्चों dx बाई dt, तो dx बाई dt बराबर t स्क्वायर बाई 2, तो dx बराबर आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2 dt। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2t और dx की वैल्यू हमारे पास है t स्क्वायर बाई 2 dt। 2 से 2 कैंसिल बच्चों, ये बनेगा t क्यूब dt और t क्यूब dt का इंटीग्रेशन बन जाएगा t के पावर 4/4। लिमिट्स जाएंगी 0 से लेकर 3 तक, है ना, तो 3/4 माइनस 0, तो 81/4 जूल आ जाएगा। कितने बच्चों का सही था, एक बार हाथ उठाइए बेटा। क्या बात है, समझ में आया बच्चों आपको? यस सर। ठीक है, यस। तो इसमें बस बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर फोर्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो आपको ऐसा इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना पड़ेगा और फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एक और तरीका होता है बच्चों इसको सॉल्व करने का, उसमें हम थोड़ा सा एक इंटीग्रेशन का स्टेप हम लोग हटा पाएंगे, तो वो वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ने के बाद मैं फिर से एक और तरीका आपको बता दूंगा इसका सॉल्व करने का। बाकी ये है, अगला बच्चों एक और सेगमेंट है जहां पे वर्क कैलकुलेशन आपसे पूछा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों पहले दो कैटेगरी हैं, आपके 95% से ज्यादा चांसेस हैं कि जब आपका फाइनल पेपर होगा तो आप पहले दो कैटेगरी से क्वेश्चन देखोगे, मतलब कांस्टेंट फोर्स का और जहां पे फोर्स केवल एक्स के साथ चेंज हो रहा है, इन्हीं दो कैटेगरी से आपको आंसर मतलब सवाल मिलेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा और ऊपर कैटेगरीज जाएंगे बच्चों तो फिर ये वेरिएशन हो सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एक और बच्चों
वर्क डन के कैलकुलेशन के सवाल बनते हैं जहां पे आपको ग्राफ दिया रहता है। तो ग्राफ वाले सवालों में क्या होगा बच्चों की, लिख लो पहले तुम लोग फिर डिस्कशन। बच्चों ग्राफ वाले सवाल को कैसे हल करेंगे, मान लीजिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया, वर्क डन पूछा है, कैसे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो आपको डिस्प्लेस जो है वो आपको वर्क डन बताएगा। बिल्कुल सही। बच्चों बदल दूं स्लाइड, करें आगे डिस्कशन? Yes, sir. ठीक, आगे देखिए बच्चों। ग्राफ, कभी बच्चों आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हो, है ना, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हो, अब वो कैसा भी आपको बच्चों फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कुछ भी ऐसा कुछ भी दिया हो फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, तो देखिए यहाँ पे बच्चों फोर्स जो है वेरिएबल है, पहले कांस्टेंट है फिर चेंज हो रहा है लगातार एक्स के साथ, तो जो इसका वर्क डन है तो आप कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स इज वर्क डन। अब ये जो बच्चों ये क्वांटिटी ना एफ डी एक्स, दिस इज एरिया, एरिया अंडर एफ एक्स कर्व, ठीक है, ये बच्चों आपको वर्क डन देगा। तो जैसे हम इसमें कुछ भी वैल्यूज डाल दूं, मान लीजिए 10 न्यूटन डाल दूं और यहाँ पे मैं लिख दूं कि 5 मीटर और ये लिख दूं 10 मीटर, और मैं तुमसे पूछ दूं कि वर्क डन बताओ बच्चों इस पर्टिकुलर केस में, तो जल्दी से बता दो तुम लोग आंसर फिर इसका। ग्राफ दिया हुआ है बच्चों, एफ एक्स कर्व का जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो वर्क डन बताएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, वर्क डन बता दीजिए। ओके, कितना आ रहा है बेटा? 75। तो बच्चों ये ट्रेपेजियम बनेगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो एक 10 है और एक 5 है, 15, सेपरेशन बिटवीन देम इज 10, बच्चों 75 जूल आ जाएगा। सही है ना? ये आया है बच्चों तुम लोग कभी? अब एक कोई बच्चा पूछ रहा था कि सर कई बार सवालों में क्या करते हैं ना, एफ एक्स कर्व नहीं देते हैं, ए एक्स कर्व दे देते हैं, ठीक है, ए एक्स कर्व दे देंगे आपको सवाल में, और आपको सवाल में मास बता देंगे, ठीक है। जैसे मैं एक आपके सामने सवाल देता हूँ कि ए एक्स, थोड़ा सा आप लोग सोचिए बच्चों, ये कर सकते हो आप सारे, है ना, सवाल में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं मतलब इतने सक्षम हो अभी तक पढ़ाने के बाद, ये सवाल हो जाएगा कि जैसे ए एक्स ग्राफ दिया हुआ है कुछ इस तरह से, ये वैल्यू मान लीजिए आपको दिया हुआ है 20 न्यूटन और ये दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है, ये कुछ ऐसा ए एक्स ग्राफ दिया हुआ है, पार्टिकल का मास है 4 किलो और आपसे सवाल में पूछ दिया गया है, हाँ हाँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मास 4 किलो है, ए एक्स ग्राफ दिया हुआ है, एरिया अंडर द मतलब इसमें अब वर्क डन कैसे करें? 400 आ रहा है, कैसे किया बच्चों, क्या क्या आइडिया क्या है इस सवाल को करने का? वेरी गुड, बिल्कुल सही थॉट प्रोसेस है। देखिए बच्चों एरिया अंडर द कर्व, देखिए एफ एक्स होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, यानी एरिया ऑफ एफ एक्स कर्व आपको वर्क डन देगा। अब इसमें बच्चों एफ को लिख दीजिए आप मास इंटू एक्सलरेशन इंटू डी एक्स। अब बच्चों मास तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, ये बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स। तो कभी भी ए एक्स कर्व दिया हो आपके पास, तो जो वर्क डन होगा वो मास इंटू एरिया अंडर ए एक्स कर्व होगा, ठीक है। तो कभी ए एक्स का आपको ग्राफ आ जाए और आपसे वर्क डन पूछा जाए, तो बच्चों आप एरिया अंडर ए एक्स कर्व निकाल के मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एरिया अंडर ए एक्स कर्व बच्चों जैसे यहाँ पे आप निकालेंगे तो यहाँ पे एरिया की वैल्यू आ जाएगी 100, ठीक है, हाफ बेस इनटू हाइट करेंगे तो एरिया 100 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ए एक्स कर्व इज 100, वर्क डन पूछा है तो वर्क डन बराबर होता है मास इनटू एरिया ऑफ ए एक्स, ठीक है। तो मास है 4, एरिया ऑफ ए एक्स है 100, आंसर आ जाएगा 400। बच्चों इसमें इस वाले सेगमेंट में 2 पॉइंट्स लिखाना चाहता हूं। पहले लिखिए पहला पॉइंट, एरिया अंडर एफ एक्स कर्व, एरिया अंडर एफ एक्स कर्व
gives work done. Area under fx curve gives work done. Area under fx curve gives work done. दूसरा पॉइंट लिखिए बच्चों, W is equal to W equal to mass into W equal to mass into area of W equal to mass into area of AX curve. बच्चों fx हो या ax हो, आप दोनों सॉल्व कर सकते हैं। दोनों का बच्चों एक एक एग्जांपल लिख लीजिए। एक एग्जांपल ये लिख लीजिए और एक ax कर्व का एग्जांपल लिख लीजिए। दूसरा वाला पॉइंट, W is equal to mass into area of AX curve. W is equal to mass into area of AX curve. दोनों एग्जांपल नोट कर लीजिएगा बच्चों, एक fx कर्व और एक ax कर्व। इसमें बच्चों ग्राफ देके आपसे वर्क डन वाले सवाल काफी बन सकते हैं। ठीक, ग्राफ देके बच्चों आपसे काफी सारे सवाल बन सकते हैं, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। मैं एक आध सवाल ले लेता हूं जहां पे एरिया अंडर द कर्व का आपको यूज करके आंसर निकाल। अब ये सवाल कर लीजिए फिर, हाँ कर लीजिए, पहले ये सवाल कर लीजिए फिर। ठीक है, नहीं रुक जाइए। बच्चों बहुत कम लोग का टफ है क्या ये सवाल? बहुत देर हो गई, आंसर नहीं आया अभी तक, मतलब हुआ नहीं लग रहा है। जो अच्छा जो पहले बता रहे थे उनका भी बी ही आ रहा था। ऑप्शन क्या आ रहा था बच्चों, बता दो, आंसर बता दो। ए आ रहा है, बी आ रहा है, ए बी सी तीन आ गए। चलिए देखते हैं। तो हमसे सवाल ने पूछा 20 मीटर का वर्क डन बताना है। बच्चों कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया, एक बार हाथ उठाइए तो कितने बच्चों का हो गया है? ओके, बच्चों देखिए इस टाइप के सवाल आप बिल्कुल दिल्ली आ रहा है डी। बच्चों देखिए, हाँ इस टाइप के सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। ये चांसेस काफी ज्यादा है कि एरिया अंडर द कर्व आपको निकालने के लिए बोला जाए वर्क डन कैलकुलेशन के लिए, ठीक है।
बच्चों इनिशियल डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, यानी 0 से लेकर 20 मीटर के लिए आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब देखिए बच्चों, जो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं जैसे अप्रोच करूंगा, तो मेरे हिसाब से बच्चों 15 मीटर का पहले मैं निकाल लूंगा। ठीक है, तुम लोग कुछ और, तुम लोग को समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, वैसे भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे अगर आपकी कोई और अप्रोच है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि भाई पहले आप इस एरिया अंडर ट्रेपेजियम को आप पहले निकाल लो। ठीक है, फिर ये दूसरा ट्रेपेजियम बनेगा, उसका भी एरिया निकाल के फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो मैं पहले वाले का एरिया निकालता हूँ, जो फर्स्ट है ना। तो फर्स्ट वाले का एरिया आप देखिए कैसे लिखेंगे, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। तो पैरेलल साइड बच्चों देखिए, पहली तो 15 है और दूसरी 10 है, 15 10 25, और सेपरेशन बिटवीन देम बच्चों तो 10 है ना। तो कैंसिल करेंगे तो बच्चों 125 आ जाएगा पहले वाले का। और दूसरे वाले का बच्चों देखिए अगर ध्यान से, तो दूसरा वाला भी ट्रेपेजियम ही है। ठीक है, तो दूसरे वाले का एरिया देखिए मैं निकाल रहा हूँ दूसरे वाले का। तो दूसरे वाले का एरिया अगर आप निकालेंगे तो लिखेंगे हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। तो पहली साइड बच्चों 10 है और दूसरी साइड 20 है ना। पहली पैरेलल साइड 10 है, दूसरी पैरेलल साइड 20 है, तो 20 और 10 30, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। सेपरेशन बिटवीन देम बच्चों 5 है। ठीक है, तो ये कैंसिल करेंगे तो आप 15 इंटू 5 75 हो जाएगा, है ना। तो मेरे हिसाब से बच्चों 1 और 2 को जोड़ेंगे आप, तो आंसर जो है वो 200 जूल आना चाहिए। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा मेरे हिसाब से। मान सकते हैं, मैच होना चाहिए, सेम आना चाहिए, आपका 200 ही आना चाहिए। ठीक है, अगर आप करना चाहो बच्चों, जैसे आप ऐसा कर सकते हो कि पहले ये ट्रायंगल, फिर रेक्टेंगल, फिर ऊपर वाला ट्रायंगल, फिर नीचे रेक्टेंगल, 4 चीजों में डिवाइड कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। हाँ देखिए, आपको 20 मीटर तक का वर्क डन निकालना है, तो यानी यहां तक का आपको वर्क डन निकालना है। तो मैंने क्या किया, इसको एक ट्रेपेजियम मान लिया, इसको एक ट्रेपेजियम मान लिया। तो पहले वाले ट्रेपेजियम के लिए लिखेंगे तो आप सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट डिवाइड बाय 2। तो पहली पैरेलल साइड 15 है, दूसरी पैरेलल साइड 10 है ना। पहली 15 और दूसरी 10, तो 15 और 10 25, तो हाफ 25 इंटू सेपरेशन बिटवीन देम 10। ठीक है, दूसरे वाले ट्रेपेजियम में, दूसरा वाला ट्रेपेजियम कुछ ऐसा है ना, ये वाला ट्रेपेजियम है दूसरा वाला। ठीक है, तो दूसरे वाले ट्रेपेजियम में देखिए, पहली पैरेलल साइड 10 है, दूसरी पैरेलल साइड 20 है, तो उनका सम करेंगे तो 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन देम 5, सिंपलीफाई करेंगे 75, तो 125 और 75 मिलके 200 आ जाएगा। चलिए बच्चों, कितने लोग का सही था, हाथ उठाइए एक बार। ठीक है, समझ में आया बच्चों कॉन्सेप्ट वर्क डन का। हाँ, अब ये देखिए, ये सवाल आएंगे बच्चों, एरिया अंडर द कर्व के सवाल आपको आएंगे 100%। इसमें मतलब कुछ नहीं है ऐसा कि आप ना कर पाए। ये एक और, रुक जाइए। जल्दी जल्दी लिखा करो तुम लोग, दो दो लाइन के लिए इतना समय लगाते हो। बदलो स्लाइड। हो गया सर। हाँ लिखिए बच्चों, एक और सवाल करते हैं। इसकी पहली वाली स्लाइड भी दिखाऊं, नोट्स डाउनलोड करके नहीं देखेंगे आप लोग, बोल दीजिए नहीं। देखिए, रुक जाओ यार, अब किसी को छोड़ के चलना नहीं है भाई। चलिए एक सवाल और करते हैं। ठीक है, थोड़ा सब्र करो, कहाँ जा रहे हो, इतना काहे घबराते हो। लीजिए अगला सवाल। घबराइएगा नहीं बच्चों, जो भी आंसर आए एकदम बेबाक होके आप बताइएगा, और जो भी आपने सोचा है, घबराना नहीं है बिल्कुल, सही हो गलत हो कोई बात नहीं, गलत होगा तो सीख लेंगे। सी आ रहा है, डी आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है, सी आ रहा है। क्या है ओके, सर ऑप्शन ए। ठीक है,
बच्चों क्या लगता है सबसे ज्यादा वर्क डन किसका आएगा? सी वाले का है, सी वाले। देखो बच्चों इसका तो मुझे दिख रहा है कि इसका तो 0 ही है वर्क डन, मानते हो ये बात? ठीक है, जितना एरिया इधर है ना, उतना ही एरिया ऊपर की तरफ है, तो प्लस माइनस जो है वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ये हालांकि मैंने बोला नहीं, पर उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जैसे आप डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन करते थे ना, है ना, कि ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव, नीचे वाले एरिया को नेगेटिव, फिर जब जोड़ते थे तो प्लस माइनस का ध्यान रखते थे। तो वर्क को डिस्टेंस की तरह नहीं जोड़ना है, हालांकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, फिर भी प्लस माइनस वर्क दोनों होता है। तो ऊपर वाला पॉजिटिव वर्क, नीचे वाला नेगेटिव वर्क, दोनों मिलकर बच्चों ये 0 हो जाएगा। तो पहले वाले केस में 0 रहेगा। दूसरे वाले केस में बच्चों मुझे जितना देख के समझ में आ रहा है कि ये वाला तो इसको कैंसिल कर देगा, लेकिन इस वाले का एरिया बच जाएगा, है ना, इस वाले का एरिया, तो इसका तो कुछ पॉजिटिव वर्क डन आएगा दूसरे वाले फिगर का। ठीक है, तीसरे वाले फिगर में बच्चों ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, तो पॉजिटिव तो आएगा, लेकिन ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो एक चीज तो समझ में आ रहा है कि तीसरे वाले फिगर का पॉजिटिव होगा और दूसरे वाले से ज्यादा होगा। तो ये वर्कडन जो 3 का है बच्चों, है ना, वर्कडन जो 3 है वो सबसे ज्यादा होगा, उससे कम होगा वर्कडन 2, उससे कम होगा वर्कडन 1, क्योंकि वर्कडन 1 नेट 0 है। और वर्कडन 4 जो है बच्चों वो, हाँ बेटा, फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। वर्कडन 4 जो है बच्चों, हाँ, वर्क डन 4 नेगेटिव होगा, ये 0 हो जाएगा, ओवरऑल ये नेगेटिव और उतना पॉजिटिव ये नहीं बना पाएगा, तो वर्क डन 4 एक्चुअल में आपका नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो जो ऑर्डर आएगा बच्चों, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यस सर, पहला। यस सर। कितने बच्चों का आया था पहला ऑप्शन, हाथ उठाओ एक बार। ठीक है, ठीक है, झगड़ा नहीं करो, ठीक है, ठीक है, आया था भैया, आया था, झगड़ा नहीं करो। अगली हेडिंग डालिए बच्चों, एनर्जी। तो बच्चों देखिए, वर्कडन के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते थे, मैंने आपको सारे बता दिए वर्कडन कैलकुलेशन के। अब हम दूसरे हिस्से पे बढ़ेंगे, एनर्जी। तो हेडिंग डाल दीजिए, एनर्जी। हेडिंग डाल दीजिए बच्चों अगली, एनर्जी। तो बच्चों एनर्जी के बारे में बताना चाहेगा कि कुछ डेफिनेशन आप एनर्जी की अगर बताना चाहें कि सर एनर्जी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कोई बच्चा बताना चाहे कि क्या होती है एनर्जी? सही गलत का आप परेशान मत होइए, कोई बात नहीं, जो भी आपके थॉट्स आते हैं वो एनर्जी से रिलेटेड बताना चाहेगा बच्चों कोई, व्हाट इज एनर्जी? अच्छा टाइप्स ही बता दो, चलो एनर्जी क्या होती है मत बताओ, टाइप्स बता दो, कितने फॉर्म की एनर्जी होती है? हम्म, दो दो फॉर्म। 2 फॉर्म केवल, कौन कौन सी? काइनेटिक एंड पोटेंशियल, ओके, ठीक है। चलिए बच्चों, तो एनर्जी, जैसे किसी बच्चे ने कहा कि सर एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। किसी भी ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। तो बच्चों एनर्जी, बिल्कुल, तो कैपेसिटी और एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। अब चूंकि बच्चों एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क है और वर्क स्केलर क्वांटिटी बच्चों, तो एनर्जी भी आपका स्केलर क्वांटिटी होगा। अच्छा, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बच्चों सच में 2 ही फॉर्म्स होते हैं या और भी 2 के अलावा भी फॉर्म्स हो सकते हैं? बहुत सारे फॉर्म होते हैं, राइट, बहुत सारे फॉर्म की एनर्जी। एक तो मैकेनिकल एनर्जी है ना, साउंड एनर्जी, विंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल, काइनेटिक, वो उसको मिला के मैकेनिकल बोल देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। अगर आप बच्चों देखो, आप थ्रू आउट हमारे 11th-12th के सेक्शन में इंटरनल एनर्जी, तो आप लगभग सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी हम लोग कवर कर लेते हैं, ऑलमोस्ट, मतलब सारे फॉर्म तो कहना गड़बड़ होगा, लेकिन ज्यादातर फॉर्म हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है, पूरे 11th-12th के सिलेबस में। तो खैर एनर्जी के बच्चों बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, 2 ही फॉर्म नहीं है। तो हमें लेकिन जो पढ़ना है इस सेगमेंट के अंदर, हमें 2 फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ना है, एक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी काइनेटिक एनर्जी, यानी मैकेनिकल एनर्जी के बारे में हमें बहुत डिटेल में डिस्कशन करना है। तो बच्चों मैं कुछ पॉइंट्स आपको एनर्जी के बारे में लिखवाता हूं, आप लिख लीजिए, फिर आगे डिस्कशन करेंगे, लिखिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही बात है, डायमेंशंस विल बी सेम एज वर्क,
है ना, ml स्क्वायर। स्क्वायर टी। और बच्चों यूनिट के बारे में क्या बोलोगे? हाँ, सारे एनर्जी के फॉर्म जो होंगे बच्चों सबकी एनर्जी जूल होगी, ठीक है, जितने भी एनर्जी के फॉर्म है, कोई भी एनर्जी का फॉर्म हो। चलिए मैं लिखवाता हूं थोड़ा सा एनर्जी के बारे में और फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिए बच्चों, एबिलिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एबिलिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू डू वर्क, ability of any object to do work is called as energy. लिखिए, ability of any object to do work is called as energy. अगला पॉइंट लिखिए, there are various forms of energy. There are various forms of energy for example mechanical energy, for example mechanical energy, sound energy, wind energy, heat energy, अगला पॉइंट लिखिए बच्चों, it is a scalar quantity, it is a scalar quantity, अगला पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट it has various forms of energy, mechanical, wind, electrical, sound, thermal. It is a scalar quantity. अगला पॉइंट, फिर बच्चों अगला पॉइंट लिखिए, यूनिट एंड यूनिट एंड unit and dimensions are same as work. Unit and dimensions are same as work. बच्चों डायमेंशंस लिख लीजिए, ml स्क्वायर टी माइनस टू, तो एनर्जी का कोई भी फॉर्म हो उसका डायमेंशन ml स्क्वायर टी माइनस टू ही रहेगा।
और SI यूनिट जूल। डायमेंशन और यूनिट दोनों लिख लीजिए। अगला पॉइंट लिखिए। we will discuss mechanical energy in detail. We will discuss mechanical energy in detail. We will discuss mechanical energy in detail. अगला पॉइंट लिखिए बच्चों। There are two types of mechanical energy. There are two types of mechanical energy. First one, kinetic energy. There are two types of mechanical energy. First one, kinetic energy. Second, potential energy. First one, kinetic energy. Second one, potential energy. अब बच्चों मेन हेडिंग डालिए काइनेटिक एनर्जी। मेन हेडिंग डाल दीजिए बच्चों काइनेटिक एनर्जी। बच्चों कल मैंने आपको वो डीपीपी सॉल्व करने के लिए बोला था कंस्ट्रेंट मोशन की, आप लोग कर पाए क्या सॉल्व उसको? Yes, sir. ठीक है, तो हो रहे थे सवाल या नहीं हो रहे थे? चलिए, तो बच्चों डीपीपी नंबर 6 हम लोग डिस्कशन करेंगे। डीपीपी नंबर 6 डिस्कशन कर, हाँ काइनेटिक एनर्जी बच्चों मेन हेडिंग डाल दीजिए। काइनेटिक एनर्जी से कल मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। बच्चों बस एक क्विक रिकैप दे देता हूं मैं थोड़ा सा आपको, है ना, जो जो चीजें हम लोगों ने डिस्कशन करी है वर्क सेगमेंट में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किसके किसको आपको दिमाग में रखना है। होमवर्क बच्चों आज की क्लास के बाद आप डीपीपी नंबर 1 सॉल्व कर लीजिएगा वर्क एनर्जी की। बच्चों मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी हम लोग चूंकि सिलेबस का प्रेशर रहता है तो कभी चीज डिस्कशन नहीं कर पाते। फिजिक्स में जितना ज्यादा बच्चों आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी फिजिक्स उतनी अच्छी होगी। देखिए हमारा रोल रहता है, टीचर्स का रोल रहता है, लेकिन आपका रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग आपको बस गाइड कर सकते हैं बच्चों, देखिए ये कॉन्सेप्ट है, एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कहां से आपको अटेम्प्ट करना है, पर बच्चों अल्टीमेटली 3 घंटे आपको ही जाके वहां पे सॉल्व करने, पेपर आपको ही सॉल्व करना है फिजिक्स का। ठीक है, तो वो तब आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे जब आपने ढेर सारे प्रैक्टिस कर रखी हो। तो डीपीपीज को बिल्कुल प्लीज इग्नोर मत करिए। डीपीपीज बहुत अच्छे रिसोर्सेज होते हैं क्योंकि आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं क्लास में एग्जैक्टली उसी का एप्लीकेशन होता है। तो कोशिश क्या करिए, सबसे बेहतर तरीका तो यही होगा कि जिस दिन पढ़ा जाए उस टॉपिक के डीपीपी उसी दिन शाम को हो जाए, ये सबसे बढ़िया प्रैक्टिस है। डीपीपी कर लीजिए, उससे आपका बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी। उसके बाद बच्चों मॉड्यूल, है ना, और प्रीवियस ईयर। ठीक है, वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ डीपीपीज और क्लास नोट्स में प्रीवियस ईयर ऑलमोस्ट सारे कवर हो जाते हैं, फिर भी आप एक बार अपने हिसाब से भी कर लीजिएगा, अपनी तरफ से भी कर लीजिए कि एक आध कोई रह गया हो तो भी आपका सॉल्व हो जाए। ठीक है,
तो कुल मिला के बच्चों प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील आ रहा है कि शायद हम लोग की प्रैक्टिस उतनी नहीं हो रही है। तो ईमानदारी से एक बार बच्चों हाथ उठाइए जो बच्चे खुद सोच रहे हैं कि हाँ सर जितनी प्रैक्टिस होनी चाहिए फिजिक्स में नहीं कर पा रहे हैं, हाथ उठाइए एक बार जो नहीं कर पा रहे हैं। देखिए काफी सारे। अब बच्चों देखिए इसमें होगा क्या, आप जब अगले साल या जब भी आप पेपर देने जाएंगे आपको फिजिक्स लगेगी मुश्किल, वहां पे मुश्किल नहीं है, फिजिक्स बहुत आसान है, हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, है ना। दिन में हम लोग हफ्ते में 6 दिन रहते हैं, तो 6 दिन क्लासेस होती है, तो हर दिन आप पढ़ रहे हो, खूब सारा डिस्कशन हो रहा है, खूब सारी क्लास में प्रैक्टिस हो रही है। फिर भी आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत बढ़िया परफॉर्म करके आएंगे, और कुछ बच्चे होंगे जो थोड़ा सा स्ट्रगल कर जाएंगे। सेम कंटेंट, सेम टीचर, हर चीज, कोई भी बायस नहीं है, फिर भी कुछ बच्चे अच्छा करेंगे, कुछ थोड़ा सा तकलीफ में आ जाएंगे। तो जो अच्छा कर रहे हैं बच्चों, रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं, भले वो आपको बता रहे हो, आपके साथ डिस्कशन हो पा रहा हो या नहीं हो पा रहा हो, तो आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच में केवल आप ही हो। जितना बेहतरीन तरीके से बच्चे आप प्रैक्टिस करोगे उतने बढ़िया आपके चांसेस होंगे। कृपा करके फिजिक्स को इग्नोर ना करें, रोज पढ़ें, रोज डीपीपी सॉल्व करें, जितना ज्यादा मॉड्यूल आप सॉल्व करें बच्चों, ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। कोई लोड नहीं है, केवल आपको क्लास में आना है, पढ़ना है, कॉन्सेप्ट सीखना है और घर जाके उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो प्लीज आप बच्चों, आप सारे मेच्योर, आप सारे जानते हो, हैंड होल्डिंग की जरूरत नहीं है, आपको डांट के आपसे कोई काम नहीं कराया जा सकता। आपको मैं समझा रहा हूं, प्लीज करिए प्रैक्टिस। एट द एंड ऑफ द डे बच्चों आपका रिजल्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो तभी आएगा आप जब घर पे जाके खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। मुझे पता है कि फिजिक्स लगाने से थोड़ा सा आप घबराते हो, क्योंकि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, पेपर पेन उठा के कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, डायरेक्ट पढ़ के आंसर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो खूब सारी प्रैक्टिस करिए। हाँ, तो मैं थोड़ा सा डीपीपी नंबर 6 डिस्कशन करने से पहले बच्चों मैं एक आपको ओवरव्यू दे देता हूं। तो वर्क कैलकुलेशन देखिए, कितने तरीके से केसेस बन सकते हैं। एक तो आपका कांस्टेंट फोर्स बन सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके मैं सवाल अभी आपको और कराऊंगा, वर्क एनर्जी थ्योरम जब पढ़ाऊंगा तो कांस्टेंट फोर्स का वर्कडन फिर से आएगा वहां पे प्रैक्टिस। दूसरा, फोर्स जहां पे केवल एक्स का फंक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो सेगमेंट से बच्चों आपको सवाल आपके फाइनल एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस है कि देखने को मिलेंगे। उसके बाद बच्चों मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर फोर्स ऐसा कुछ हो जहां पे आई का फंक्शन हो और जे का फंक्शन एफ वाई हो तो कैसे डील करना, ये भी हो गया, हालांकि चांसेस बहुत कम है आने। अगर ऐसा हो बच्चों की फोर्स जो है कुछ रैंडम फंक्शन हो एक्स वाई का, आई के साथ एक्स वाई का हो, है ना, जे के साथ कुछ एक्स वाई का फंक्शन हो, तो भी उसको कैसे डील करना है वो भी बता दिया, पार्शियल इंटीग्रेट करके। फोर्स अगर टाइम का फंक्शन है तो कैसे डील करना है बच्चों, वो भी मैंने बता दिया केस करके। हालांकि ये ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इनके एक एक दो दो सवाल प्रैक्टिस में कर लीजिएगा। आज की नोट्स के मतलब क्लास नोट्स के बाद में मैं कुछ सवाल लिख दूंगा जो इन 3 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, तो आप कर लीजिएगा। डीपीपी में तो आपको इन पे बेस्ड मिल जाएंगे ढेर सारे, इन पे नहीं मिलेंगे तो इन पे मैं आपको कुछ सवाल लिख दूंगा। जो लास्ट कैटेगरी बच्चों, ग्राफ वाले सवाल, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 3 कैटेगरी इनमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको हमेशा दिमाग में रखना है। ये कभी कभार दिख जाएंगे तो आप उनको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये वर्क डन है। अगली वाली क्लास में बच्चों एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे। आ जाइए डीपीपी। हाँ बोलिए। चेन वाला प्रॉब्लम कौन सा बेटा? चलिए एक काम करते हैं कि डीपीपी में भी, हाँ जिनको डाउट नहीं हो जा सकते, डीपीपी नंबर 6 में आ जाइए। कोई सवाल अगर ऐसा चेन वेन टाइप का है डीपीपी में आ जाएगा तो डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है बेटा। हाँ, डीपीपी नंबर 6 बच्चों, सवाल नंबर 1 हो गया है। सवाल नंबर 1 डीपीपी 6 का तीसरा। ठीक, हाँ थर्ड वाला देखिए बच्चों, डीपीपी 6 का पी क्यू एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग डाउनवर्ड इज यूनिफॉर्म स्पीड वी, ए बी फिक्स, मास एम मूव्स अपवर्ड विद द स्पीड। तो देखिए बच्चों ए जो है, ठीक है, इसको आप u स्पीड से नीचे खींच रहे हैं और यहां से एक दूसरा ब्लॉक लटका हुआ है मास m का, और यहां फिर सेम सिचुएशन इसके लिए भी है, इसको भी आप u से खींच रहे हैं। तो देखिए बेटा, इसमें टेंशन T ऊपर, इसमें टेंशन T ऊपर, इसमें टेंशन T इधर, इसमें टेंशन T इधर। ठीक है, और ये बीच में से एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, तो बेटा आप इसके लिए लिखेंगे तो लिखेंगे माइनस TU, इसके लिए लिखेंगे बच्चों माइनस TU, है ना, और इसके लिए लिखेंगे, मान लेते हैं ये जो पॉइंट है जहां से ब्लॉक M अटैच है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ मान लीजिए u स्पीड से जा रहा है, u डैश, हमें नहीं पता कितनी स्पीड से जा रहा है, u डैश से जा रहा है। टेंशन इधर T है ना, इधर टेंशन T है और ये ऊपर की तरफ u डैश से जा रहा है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो आप लिख दीजिए T u डैश cos थीटा। ठीक है, सिमिलरली ये बच्चों टेंशन इधर है और इस पॉइंट की ऊपर की तरफ स्पीड u डैश इस स्ट्रिंग के लिए भी है,
तो टी यू डैश कॉस थीटा इस वाली स्ट्रिंग के लिए भी आ जाएगा, ये बन जाएगा 2t u डैश कॉस थीटा प्लस साइन के साथ बराबर 0, और ये माइनस 2tu तो उधर पहुंच जाएगा 2tu बराबर 2t u डैश कॉस थीटा। तो बच्चों ये मेरे हिसाब से 2t कैंसिल होके u डैश बराबर u बाई कॉस थीटा आना चाहिए। बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? Yes, sir. चलिए तीसरा हो गया, चौथा। हाँ बोलिए बेटा। हाँ हाँ मान लो थीटा थीटा 90 हो जाएगा बच्चे, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा आप उसको ऊपर खींचना, है ना, आप खुद ही सोचो। जीरो क्या डिफाइन नहीं होगी थीटा, देखो इसमें जरा 90 रखो, कितना आएगा u डैश बराबर u अपॉन cos 90 जीरो इनफाइनाइट आ जाएगी u डैश, है ना, तो बात ही नहीं हो पाएगी ना, खींचेगा ही नहीं ऊपर। हाँ हाँ लेकिन बच्चे आप देखिए ना, आप 90 का मतलब देखिए क्या सिचुएशन हो गई, 90 का मतलब ये हो गया, है ना, ऐसे ही कुछ हो गया। हाँ आप बताइए, आप खींच पाएंगे क्या इसको नीचे की तरफ, u दे पाएंगे क्या नीचे u? नहीं दे पाएंगे ना, तो सवाल कंस्ट्रक्ट ही नहीं हो पाएगा, बन ही नहीं पाएगा ना। नहीं बोले, क्योंकि आप इसको खींच ही नहीं पाओगे, आप 90 का मतलब स्ट्रिंग इधर नहीं आएगी, ये वाली स्ट्रिंग इधर नहीं जाएगी, तो सिचुएशन ही क्रिएट नहीं हो पाएगी ना। लिमिटिंग कंडीशन निकाल के आप आंसर लगा सकते हो। देखिए बढ़िया थॉट प्रोसेस है कि सर थीटा अगर 90 कर दें तो पूरा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। लिमिटिंग कंडीशन में आप, एक सेकंड, लिमिटिंग कंडीशन से आंसर आप तब निकालिए जब वहां पे कुछ अप्रॉक्स मतलब प्रोसेस हो रहा हो, जैसे आप 90 रख देंगे तो ये खींचेगा ही नहीं, है ना। हाँ बोलिए। हाँ हाँ क्योंकि दोनों का टेंशन सेम है ना, सेम स्पीड से खींच रहे हो ना। हाँ हाँ लिया ना, यू डैश सेम से ही तो लिया है, देखो। नहीं नहीं यू के इक्वल नहीं है, यू डैश बराबर यू बाई कॉस थीटा है। ठीक है, चौथे में किसी को समस्या नहीं है ना बच्चों? चौथा, पांचवा, छठवां भी हो गया है ना? एक सेकंड, फोर्थ में, फोर्थ बच्चों सेम हम लोगों ने ऐसा ही सवाल किया था, फोर्थ का क्लास वाला ही था। मैं फिर से बता देता हूँ, मान लीजिए आप पार्टिकल को वीबी से नीचे खींच रहे हैं, ये वीबी से नीचे जा रहा है और इस पे टेंशन ऊपर है, और ये स्ट्रिंग लगी हुई है ए से, तो स्ट्रिंग का टेंशन ऐसे टी हो जाएगा, सेम ही रहेगा, और ये वी ए है। तो देखिए बच्चों आप ऐसा लिख देंगे माइनस टी वी बी प्लस टी वी ए कॉस थीटा बराबर 0। तो बेटा यहाँ से टी से टी कैंसिल हो जाएगा, और हमें किसकी स्पीड पूछी गई है? अच्छा असर्शन रीजन है, तो ये बच्चों देखिए जो है आपका वी ए कॉस थीटा बराबर वी बी आएगा, ठीक है। तो वी ए कॉस थीटा बराबर, स्टूडेंट ए वाला ऑब्जर्वेशन सही है, बी वाला गलत है ना। चलिए पांचवा हो गया था बच्चों, पांचवा, छठवां, छठवां बच्चों, छठवां भी देखिए, एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया था, वेलोसिटी ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऊपर की तरफ बच्चों 10 है, 10 इंटू 2, और वेलोसिटी ऑफ ए हमें नहीं पता है, हम एक काम करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए ऊपर की तरफ मान लेते हैं, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए ऊपर की तरफ मान लेते हैं, प्लस वी ए लिख देते हैं, और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें सवाल में नीचे की तरफ 5 दी हुई है, तो -5 रख दे, तो ये 2 तो पहले लिख चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बच्चों हो जाएगा 20 प्लस 5 बराबर वी ए, तो वी ए बराबर बच्चों 25 आ जाएगी ऊपर की तरफ ए। हाँ हाँ तो कर सकते, वही तो किया बेटा, 2 को इधर मल्टीप्लाई करो और 5 को इधर भेज दो, वही तो किया है, तो 20 प्लस 5 25। अरे नहीं नहीं गणित के साथ खिलवाड़ थोड़ी करेंगे बेटा, कैसे ऐसे नहीं भेज पाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा मैथ। सातवां हो गया, सातवां, बच्चों सातवें में ना पूरा आप मुझसे सॉल्व मत कराइएगा, मैं आपको इक्वेशंस लिख दूंगा, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे m1 है, m1 की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो टेंशन इधर, तो टेंशन t बराबर आप लिख लीजिए m1 a1, मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन इधर a1 है,
M2 की फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो M2G नीचे की तरफ मान लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ A2, और ये टेंशन बेटा 2T के बराबर हो जाएगी, है ना? ठीक है ना, क्योंकि वो स्ट्रिंग समझ पा रहे हो ना बेटा, टेंशन 2T के बराबर होगा। तो इसकी इक्वेशन लिखेंगे M2G माइनस 2T बराबर M2A2। ये सेकंड इक्वेशन होगी। थर्ड इक्वेशन होगी बच्चों कंस्ट्रेंट रिलेशन से लिखेंगे। तो टेंशन लिख लीजिए, देखिए इस पे टेंशन T है इधर, और इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ माना है। जो 2 जो हमारा M2 है, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ माना है A2, और इस पे टेंशन 2T हो जाएगा। तो आप ऐसा लिखेंगे TA1 माइनस 2TA2 बराबर 0। ये कैंसिल हो जाएगा, तो A1 बराबर 2A2 आ जाएगा। बेटा ये 3 इक्वेशन बनेंगी और आपको तीनों सॉल्व करके निकालना होगा। 1 2 3, 3 इक्वेशन 3 अननोन। सातवां हो गया, आठवां, नौवां, 10वां हो गया बच्चों। स्प्रिंग वाले फोर्सेस हैं, Yes, sir. बोलिए बेटा। हाँ जी, नहीं हो पाएगा ना। देखिए A1 A2 दो अननोन है, टेंशन A1 A2 तीन अननोन है ना, तीन इक्वेशन लगनी पड़ेंगी। 1 2, हाँ बोलिए बेटा। फिफ्थ, हाँ फिफ्थ में बच्चों ये भी आपका वर्चुअल वर्क मेथड से हो जाएगा। देखिए ऐसे रॉड है ना, तो इस पे ऊपर वाले रॉड पे जो बच्चों टेंशन कुछ इस तरह से आएंगी, है ना। और कौन सा थीटा जो है 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, v मूव्स राइट विद वेलोसिटी v। ये बच्चों v से मूव कर रहा है राइट की तरफ। तो हमसे पूछ दिया है इसकी स्पीड बताइए कितनी होगी va की। तो बेटा अगर ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, है ना। तो t va cos 30 यानी √3/2 प्लस t इंटू वी, ये वाला एंगल बच्चों इनके बीच में 180 माइनस 60 120 डिग्री हो जाएगा। तो टीवी कॉस 120 डिग्री लिख देंगे और बराबर 0 कर देंगे। तो देखिए टेंशन कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा वी ए √3/2 प्लस वी कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, -1/2 हो जाएगी ना, बराबर 0। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो v बराबर √3 आ जाएगा। तो va बराबर v डिवाइड बाय √3 है। चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे तो एनर्जी का डिस्कशन हो जाएगा। वर्क कौन सा बेटा, 9 वाला, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंसेस बच्चों 50 न्यूटन ब्लॉक का नीचे की तरफ लगेगा, है ना, नीचे 50 न्यूटन लगेगा और आपने 10 न्यूटन ऊपर लगा दिया है। तो इफेक्टिव जो रीडिंग होगी स्प्रिंग बैलेंस की वो 40 ही न्यूटन रहेगी ना, 4 किलोग्राम वेट। Excuse me, sir. हाँ हाँ, This salary नहीं बताया, 10th वाली। कल पूछ लीजिएगा, अभी मेरी क्लास है एक्चुअली अगली। Okay, sir. ओके ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं कल। बाय बाय Bye, बेटा, sir. बाय बाय।